27 सितंबर 1996। तालिबान के नाम से चली एक हार्ड लाइन इस्लामिस्ट मूवमेंट ने मुल्ला उमर की लीडरशिप के अंडर काबुल पे कब्जा करके प्रेसिडेंट बुरहानुद्दीन रब्बानी को हटा दिया और अफगानिस्तान में इस्लामिक शरिया लॉ को कायम करके एक ब्रूटल रिलीजियस डिक्टेटरशिप की शुरुआत की। मगर 9/11 के टेरर अटैक्स के बाद जब अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया तब तालिबान को सत्ता छोड़ के भागना पड़ा और अफगानिस्तान में हामिद करजाई के अंडर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की शुरुआत हुई। और यही वो वक्त था जब भारत ने अफगानिस्तान की न्यूली इलेक्टेड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस की शुरुआत की। और देखते ही देखते भारत अफगानिस्तान का वन ऑफ द लार्जेस्ट रीजनल डोनर बन गया। पर जहां बाकी देश ज़्यादा फोकस कर रहे थे अफगानिस्तान को मिलिट्री एड प्रोवाइड करने में ताकि वहां की सरकार तालिबान का मुकाबला कर पाए, वहीं भारत ने इन्वेस्ट किया अफगानिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशंस में ताकि अफगानिस्तान को रीबिल्ड किया जा सके एक डेमोक्रेटिक, स्टेबल और इंडिपेंडेंट स्टेट में। और इस गोल को अचीव करने के लिए भारत ने तकरीबन 20 सालों के टाइम पीरियड में अफगानिस्तान में $3 बिलियन से भी ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट की। और भारत की इन डीप इन्वेस्टमेंट्स का एक मेजर फैक्टर था यूएस और नाटो फोर्सेस के द्वारा अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी मेंटेन करके रखना, जिसकी वजह से भारत को वहाँ स्कूल, डैम्स, रोड्स, हॉस्पिटल्स बनाने के लिए एक सिक्योर एनवायरनमेंट मिल पाए। और ये सब करने में यूएस ने भी भारत को टाइम एंड अगेन एनकरेज किया ताकि भारत भी अफगानिस्तान में की गई अपनी इन्वेस्टमेंट्स को लेके कॉन्फिडेंट रहे। बट यूएस इज यूएस, यू जस्ट कांट ट्रस्ट देम। धोखा हुआ, भारत के साथ धोखा हुआ और ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक था क्योंकि अब भारत के द्वारा की गई अफगानिस्तान में बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट्स टोटली वल्नरेबल हो चुकी थी। पर धोखा सिर्फ भारत के साथ नहीं हुआ, अफगानियों के साथ भी हुआ क्योंकि ये सबको पता था कि अफगान फोर्सेस अकेले अपने बलबूते पर तालिबान को कभी नहीं रोक पाएगी। और 2021 में जहां एक तरफ अमेरिका ने अफगानिस्तान को छोड़ना शुरू कर दिया, वहीं दूसरी तरफ तालिबान ने अफगानिस्तान को रिकैप्चर करना शुरू कर दिया और भारत ने अपना जो भी इन्फ्लुएंस अफगानिस्तान में बनाया था वो एक ही झटके में खत्म हो गया। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद भारत एक बहुत ही डेलिकेट पोजीशन में आ गया था क्योंकि जिस सरकार को मजबूत बनाने के लिए भारत ने अपने 20 साल और बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट कर दी थी, उस सरकार की अब कोई एग्जिस्टेंस नहीं रही थी। पर इस सब के बाद भी ऐसा नहीं था कि भारत ने अफगानिस्तान को कंप्लीटली अबंडन कर दिया था, नहीं। इंस्टेड अफगानिस्तान के साथ पास्ट में रही अपनी एक्टिव एंगेजमेंट को भारत ने अब शिफ्ट कर दिया था कॉशियस री एंगेजमेंट में, क्योंकि जाहिर सी बात है कि हम अपनी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट को सिर्फ इसीलिए ख़त्म नहीं होने देते क्योंकि अब अमेरिकन का इंटरेस्ट अफगानिस्तान में ख़त्म हो गया था। हमें तो अपना इंटरेस्ट देखना था और हमारा इंटरेस्ट सिर्फ मॉनिटरी नहीं था, हमारा इंटरेस्ट था हमारी नेशनल सिक्योरिटी को सेफ गार्ड करना। क्योंकि अगर भारत अफगानिस्तान को टोटली आइसोलेट कर देता तो फिर हाई चांसेस थे कि पाकिस्तान की आईएसआई अफगानिस्तान को एंटी इंडिया टेरर ग्रुप्स के लिए एज अ सेफ हेवन इस्तेमाल करना फिर से शुरू कर देती। इसलिए भारत ने 2022 में बिना तालिबान की गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज किए एक टेक्निकल टीम को ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए अफगानिस्तान में डिप्लॉय किया, जो कि एक बहुत ही केयरफुली कैलकुलेटेड डिप्लोमेटिक डिसीजन था। अब डिसीजन तो केयरफुली कैलकुलेटेड था, मगर क्या उस डिसीजन की कैलकुलेशंस वाकई में सही बैठी? बिल्कुल सही बैठी। कैसे? वो ऐसे कि रिसेंटली अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्तकी भारत पहुंचे और ये भारत का फर्स्ट फॉर्मल फिजिकल कॉन्टैक्ट था तालिबान सरकार के साथ। और किस तरह इट्स अ ह्यूज डिप्लोमेटिक सेटबैक फॉर पाकिस्तान, जो 2021 में ये सोच रहा था कि भाई अमेरिकन तो अफगानिस्तान छोड़ के चले गए, अब हमें भारत के खिलाफ एक यूनाइटेड इस्लामिक फ्रंट बनाने से कोई नहीं रोक सकता। मगर जो डिप्लोमेटिक सेटबैक इन्हें भारत ने दिया उससे पाकिस्तानी इस कदर फ्रस्ट्रेट हो गए कि जैसे ही आमिर खान मुत्तकी ने भारत में अपना कदम रखा उसी वक्त पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक्स करना शुरू कर दी। मगर फ्रस्ट्रेशन में आसिम मुनीर का लिया ये फैसला भारत के लिए एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री प्रूव हुआ, क्योंकि इसके बाद पाकिस्तान को तालिबान से एक बहुत ही ह्यूमिलेटिंग मैसेज मिला। मगर पाकिस्तान के लिए इस मैसेज से ज़्यादा ह्यूमिलेटिंग ये है कि ये मैसेज उसे तालिबान ने भारत की ज़मीन से दिया और ये भारत के लिए स्ट्रैटेजिक बेनिफिट्स कैरी करता है, क्योंकि जिस तालिबान को पाकिस्तान भारत के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता था वो आज पाकिस्तान को भारत की ज़मीन से चैलेंज कर रहा है। और ऐसा पॉसिबल हुआ भारत की तालिबान के साथ स्लो बट स्टडी एंगेजमेंट की वजह से। और अपनी इस एंगेजमेंट को अफगानिस्तान के साथ लेवल अप करने के लिए भारत ने एक बहुत ही क्रूशल डिप्लोमेटिक डिसीजन लेते हुए अफगानिस्तान में चल रहे अपने टेक्निकल मिशन को अपग्रेड कर दिया है एक फुल फ्लेज एम्बेसी में। बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि भारत ने अफगानिस्तान की तालिबान गवर्नमेंट को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर दिया है, क्योंकि ये बिल्कुल पॉसिबल होता है कि एक देश दूसरे देश को रिकॉग्नाइज किए बिना वहाँ पर अपनी एम्बेसी को ऑपरेट करे।
वैसे ये समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि एक तरफ भारत आमिर खान मुत्तकी को वेलकम करता है और एड्रेस करता है एज अफगान फॉरेन मिनिस्टर, बट फिर उस गवर्नमेंट को रिकॉग्निशन देने से परहेज भी करता है जिस गवर्नमेंट को आमिर खान मुत्तकी रिप्रेजेंट कर रहा है। इसीलिए भारत और अफगान रिलेशंस में इस फैक्टर को इवैल्यूएट करना बहुत ही ज़रूरी है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अगर हम तालिबान को रिकॉग्नाइज करते हैं तो हम एक तरह से उसके नेचर को, उसके वे ऑफ गवर्नेंस को भी एक्सेप्टेंस दे रहे हैं। और ऐसा करने से भारत का आतंकवाद पर, माइनॉरिटीज़ पर हो रही एट्रोसिटीज़ पर जो स्टैंड है वो भी कहीं ना कहीं डाइल्यूट होगा। अब तालिबान गवर्नमेंट की जिस फॉरेन मिनिस्टर को भारत ने होस्ट किया है तो वो भी यूएन डेजिग्नेटेड एक टेररिस्ट। प्लस तालिबान को रिकॉग्निशन देने से क्या हम उस ज़बरदस्ती के तख्तापलट को भी लेजिटिमेसी नहीं दे रहे जो 2021 में तालिबान ने वायलेंटली अफगानिस्तान की इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटा के किया था। बट देन अगेन जियोपॉलिटिक्स ऑलवेज हैज़ अ कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री, और अगर भारत ऐसा कुछ करता भी है तो ये कोई पहली बार नहीं होगा जब भारत ने ऐसा कुछ किया हो, क्योंकि 1980s के वक्त इंडिया वॉज दी ओनली कंट्री फ्रॉम साउथ एशिया जिसने अफगानिस्तान में हुए 1978 के कूप के बाद बनी सोवियत्स के द्वारा सपोर्टेड एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को रिकॉग्निशन दी थी। पर देखा जाए तो उस वक्त ऐसा करना भारत के नेशनल इंटरेस्ट के लिए भी ज़रूरी था, क्योंकि उस वक्त यूएसएसआर भारत का प्राइमरी डिफेंस सप्लायर और डिप्लोमेटिक पार्टनर भी था। और बात तब भी हमारे नेशनल इंटरेस्ट की थी और आज भी हमारे नेशनल इंटरेस्ट की है। इसीलिए आज वो वक्त आ गया है when India should think pragmatically and should recognize Taliban as the official government of Afghanistan, क्योंकि ऐसा करने के नुकसान बहुत ही कम है और स्ट्रेटेजिक बेनिफिट्स बहुत ही ज़्यादा। अब आप मुझे एक बात बताइए कि आज अफगानिस्तान की सबसे बड़ी रियलिटी क्या है। रियलिटी ये है कि आज तालिबान अफगानिस्तान का बेताज बादशाह है जिसका अफगानिस्तान पर नियर टोटल कंट्रोल भी है। और आज अफगानिस्तान में ऐसी कोई ऑपोजिशन नहीं है जो तालिबान के रूल को ओवरथ्रो कर सके। हाँ, ये सच है कि तालिबान ने अफगानिस्तान को एक बहुत ही ऑप्रेसिव लीडरशिप दी है जिससे वहाँ ह्यूमन राइट इश्यूज भी हुए हैं। खास करके फीमेल और माइनॉरिटीज़ के राइट्स को उन्होंने कभी रिस्पेक्ट नहीं किया। पर क्या दुनिया में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन करने वाला तालिबान एक लौता रिजीम है? अगर ऐसा है तो बात वेस्टर्न कंट्रीज़ की करते हैं जो इन्होंने अपनाई। क्या वो तालिबान लाइक पॉलिसीज़ नहीं थी? जिस तरह वो सब रिजीम्स मॉरली एक्सेप्टेबल नहीं हो सकती जस्ट बिकॉज कि वो दूसरों पर एक ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड वे में अत्याचार कर रही हैं और ह्यूमन राइट्स की कस्टोडियन बन के आज इसलिए बैठी हैं क्योंकि वो ज़्यादा एफुलेंट है। वैसे ही एक तालिबान जैसी रिजीम को रिकॉग्नाइज करने का ये मतलब बिल्कुल नहीं हो सकता कि हम उसकी पॉलिसीज़ को भी इंडोर्स कर रहे हैं। वी मस्ट कीप दिस इन अवर माइंड दैट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज वे मोर कॉम्प्लेक्स दैन दैट। प्लस हमें इस फैक्ट को भी ज़रूर कंसिडर करना चाहिए दैट देयर आर सो मैनी रिपोर्ट्स आउट देयर जो ये सजेस्ट करती हैं कि जो तालिबान आज अफगानिस्तान को रूल कर रहा है वो काफ़ी मॉडरेट है उस तालिबान से जो 1996 के वक्त अफगानिस्तान को रूल कर रहा था। आज का तालिबान एक ज़्यादा प्रैग्मेटिक और रियलिस्टिक व्यू रखता है व्हेन इट कम्स टू वर्ल्ड अराउंड देम। They may be very ideological and doctrinary when it comes to their faith. But अगर आप इस क्राइटेरिया पर अपने एक पड़ोसी देश के साथ रिश्ते इसलिए इम्प्रूव नहीं करना चाहते just because you don't agree with their beliefs and what they practice, तो फिर स्टेट क्राफ्ट और कूटनीति की इससे खराब एग्जाम्पल कुछ नहीं होगी। और किसी का एक्सक्लूजन करना क्या उसमें किसी तरह का बदलाव या सुधार ला सकता है? नेवर। चेंज आता है एक्सपोजर से, सोशलाइजेशन से, प्रेशर से, ना कि आउटराइट एक्सक्लूजन से। और आज तालिबान को रिकॉग्नाइज करना एक जरिया होगा उन्हें सोशलाइज करने का, उन्हें मेन स्ट्रीम में लाने का। और इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल अभी हमने देखी भारत में हुई तालिबान की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिसमें उन्होंने किसी भी वुमेन जर्नलिस्ट को आने नहीं दिया। बट जब जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए उनका क्रिटिसिज्म हुआ तब उन्होंने अपनी अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में वुमेन जर्नलिस्ट को वेलकम किया। पर जब भी हम भारत और तालिबान के रिश्तों को इम्प्रूव करने की बात करते हैं तब कुछ लोग IC-814 की हाईजैकिंग का इंसिडेंट ज़रूर सामने लाते हैं। ये सच है कि 1999 में भारत के एक पैसेंजर प्लेन को पाकिस्तानी टेररिस्ट काठमांडू से हाईजैक करके अफगानिस्तान के कंधार में ले गए और वहाँ तब की तालिबान रजीम ने उन्हें पूरी तरह फैसिलिटेट किया था। बिल्कुल, भारत को ये जख्म देने में तालिबान का भी हाथ था। बट अगर हम अपने आप को एक पोटेंशियल सुपर पावर मानते हैं जिसे आगे चलकर इस चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर में एक अहम जगह बनानी है, देन माय फ्रेंड्स, इंडिया हैज़ टू गेट ओवर दिस स्कार्स। और हमें यह भी तो कंसीडर करना चाहिए कि आज तालिबान भारत के साथ किस तरह एंगेज कर रहा है। आज तालिबान भारत में हुए पहलगाम टेररिस्ट अटैक को कंडेम करता है, जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर भारत के स्टांस को रिपीट करता है कि यह भारत और पाकिस्तान के बीच का एक बायलैटरल इशू है। यहाँ तक कि आज पूरे जम्मू कश्मीर पर भारत की सॉवरेनिटी को रिकॉग्नाइज भी करता है।
पर जब हम अफ़गानिस्तान के साथ रिलेशंस इम्प्रूव करने की बात करते हैं तब हमें यह भी ज़रूर पता होना चाहिए कि इस देश की जियो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे ये देश सेंट्रल एशिया की एनर्जी रिच स्टेट्स और साउथ ईस्ट एशिया की मार्केट्स के बीच में एक सबसे छोटा रूट है। और इवन कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी सजेस्ट करती है कि खुद अफगानिस्तान में $1 ट्रिलियन से भी ज़्यादा के अनटैप्ड मिनरल रिसोर्सेज के डिपॉजिट हैं। इवन अमेरिका आज फिर से अफगानिस्तान में घुसने की कोशिश कर रहा है। रशियंस तो ऑलरेडी तालिबान को रिकॉग्निशन दे चुके हैं और हो सकता है जल्दी दूसरे देश भी करें, बिकॉज तालिबान इज़ डेस्परेटली सीकिंग फॉर इंटरनेशनल रिकॉग्निशन। और अगर भारत दूसरे देशों से पहले ऐसा कुछ कर देता है तो उस मूव की डिप्लोमेटिक इंपॉर्टेंस तालिबान के लिए कई गुना ज़्यादा होगी। और ऐसा करके भारत अपने आप को अफगानिस्तान का फ्यूचर डिसाइड करने में एक की प्लेयर बना सकता है, जिससे भारत को मिलेगी वैल्यूएबल गुडविल, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एंड अ फ्रेंडली प्रेजेंस एट द गेट्स ऑफ सेंट्रल एशिया। सो दैट वाज द वीडियो बनाने से लेके अब तक काफ़ी नई डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं। देखिए, देयर वाज अ टाइम व्हेन अफ़गानिस्तान की फॉरेन पॉलिसी कैलकुलेशंस काफ़ी इन्फ्लुएंस होती थी पाकिस्तान से, और ये उनकी रीजनल स्ट्रैटेजी के लिए भी बहुत ज़्यादा एसेंशियल होता था। बट आज हालात ऐसे हो गए हैं कि दोनों देशों के बीच में क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक्स लगातार हो रही हैं। जो रिसेंटली पीस टॉक्स हुए वो भी फेल हो गए हैं। और आज पाकिस्तान ये भी एलिज कर रहा है कि भारत अफ़गानिस्तान को उनके अगेंस्ट एज एक प्रॉक्सी यूज़ कर रहा है। बट अगर ऐसा है भी तो कम से कम पाकिस्तान को ऐसा कुछ नहीं कहना चाहिए, बिकॉज एक लंबे वक्त से पाकिस्तान खुद भी यूएस और चाइना का प्रॉक्सी बना बैठा है भारत के अगेंस्ट। इंडिया के लिए इस एंगेजमेंट के बहुत से जियो स्ट्रैटेजिक बेनिफिट्स हो सकते हैं। और बट जब भी हम अफ़गानिस्तान के साथ एक तरह से डील कर रहे हैं तो हमें कहीं ना कहीं इस बात का भी ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारे डेमोक्रेसी और जेंडर इक्वालिटी जैसे प्रिंसिपल्स के लिए हमारी कमिटमेंट्स हैं, उसे हम कहीं ना कहीं अपहोल्ड करें। आप अपनी ओपिनियन भी प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर शेयर करिए। मेरे व्यूज़ के साथ अगर आप एग्री करते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए और सपोर्ट करने के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। सो जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड धन्यवाद।